18वीं लोकसभा के इंतखाबात के नतीजे आने के बाद मुल्क में तेजी से तब्दीलियां रोनुमा हो रही है। गो एनडीए या बीजेपी ने दोबारा हुकूमत बना ली है, लेकिन जिस तरह की मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ रहा है वो सबके सामने है। अलावा अजी वो स्पीकर का ओहदा हासिल करने में भी कामयाब हुई है, लेकिन ये जो हुकूमत बनी है शाख नाजुक पर बनी है, जो आशियाना बना है शाख नाजुक पर बना है, वो किसी भी वक्त जो है ज़मीन बोस हो सकता है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और तेलंगाना कांग्रेस कमेटी उमूर के इंचार्ज जनाब मंसूर अली खान साहब, जो बहुत ही मामूली मार्जिन से, बहुत ही मामूली फ़र्क, वोटों के फ़र्क से जो है पार्लियामेंट पे कदम रखते रखते पार्लियामेंट में कदम रखते रखते जो है महरूम रह गए। आइए उनसे बात करते हैं मुल्क के मौजूदा हालात के हवाले से। सबसे पहले तो ये अफसोस हुआ बहुत से लोगों को कि आप जो है पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाए। ये हमारे इंतखाबी निज़ाम का एक बड़ा मसला है, ड्रॉबैक है। बहरहाल इस वक्त जो कुछ भी सूरत हाल पैदा हो रही है उसको किस नज़र से देख रहे हैं एज ए कांग्रेस लीडर आप? ये देखिए, ये जो लोकसभा इलेक्शंस का नतीजा निकला है, ये देश के आवाम ने एक मैसेज दिया है। ये क्या हो रहा था, जो देश को एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ा जहां पर जो डेमोक्रेसी है खतरे में आ गई थी। जो ये इलेक्शन हुए हैं, आप देखेंगे इलेक्शन के पहले इंडिया अलायंस और बीजेपी 400 पार बोल रहे थे और मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह बीजेपी के साथ ही था। हालांकि ऐसा था कि वो और ज्यादा प्रोपोगेट कर रहे थे बीजेपी और इंडिया अलायंस को। और एग्जिट पोल्स का नतीजा देखिए। बट क्या हुआ, राहुल जी मैदान में टिके रहे, खरगे साहब, सोनिया जी, प्रियंका जी, कांग्रेस लीडरशिप, सारी अपोजिशन, और जमीनी हालात जो थे, सलाम करना चाहिए जो देश के नागरिक हैं, वो जो रिजल्ट आया वो दिखा दिए कि भारत हमेशा सेक्युलर देश है और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज बहुत बड़े मायने रखते हैं लोगों को। सो आप नतीजा देख सकते हैं। और इसमें क्या हो गया, 18वीं लोकसभा इलेक्शन में एक बैलेंस आ गया है जो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी में। और इस दौर में ये भी बोला नहीं जा सकता कि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं है कि कितने दिन ये सरकार चलेगी, लेकिन एक चीज तो तय है, लोग जाग गए हैं और एक मजबूत अपोजिशन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आ गया है। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि डीप स्टेट जो है, यहाँ पे डीप स्टेट काम कर रहा है जिसमें एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोग शामिल है। उसी का नतीजा है कि जो स्ट्रक्चर, जो अब मौजूदा हुकूमत का जो स्ट्रक्चर खड़ा है वो पुराना वाला स्ट्रक्चर ही है। जैसा कि आज लोकसभा के स्पीकर का इंतखाब हुआ, जो भी चीज़ें हो रही है, पूरा स्ट्रक्चर जो था वही कायम है। तो ये डीप स्टेट को किस तरह से कमज़ोर किया जा सकता है? सी, अब आप लोकसभा स्पीकर का ही देख लीजिए। यूजली स्पीकर का जो चुनाव होता है कंसेंसस से होता है और रूलिंग पार्टी का बड़प्पन रहता है कि वो अगर स्पीकर का ओहदा लेते हैं, अपोजिशन को डिप्टी स्पीकर का ओहदा। लेकिन इनकी समय लगेगा, इनकी फितरत वही रहेगी, लेकिन लोग समझा दिए हैं लोग क्या चाहते हैं। और इस बार अपोजिशन भी ताकतवर है। सो बेसिकली उन लोगों को भी एक मैसेज चला गया है कि देश की जनता जो पॉलिटिक्स ये करते आ रहे थे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले चुनाव में आप नतीजे देखेंगे, जो स्टेट इलेक्शंस फॉलो होंगे, फिर आने वाले ये सरकार कितनी देर निभा पाएंगे सरकार को मोदी जी, वो भी देखना है। और अगर इनका बर्ताव और चाल चलन ऐसा ही रहेगा तो जनता इन्हें जरूर सबक सिखाएगी। अच्छा, ये जो है 240 जो सीटें आई, उस पे बहुत सी सीटों पर अभी भी जो है तनाज़ा चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ जगह जो है तो रिव्यू की जो है तो पिटीशन को भी एक्सेप्ट किया है। तो लेकिन इसमें जो है 240 में भी ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 85-87 जो है अरकान पार्लियामान है वो दूसरी पार्टी को है, ख़ासतौर से कांग्रेस के है। तो क्या कांग्रेस इन लोगों को जो है वापस लाने की कोशिश करेंगे, जैसा साउथ में हुआ है? आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के ही अरकान थे, वो वहाँ तेलंगाना में भी जो चुनकर आए हैं कांग्रेस के थे वो बीजेपी में चले गए।
जी, देखिए ये तो समय ही बताएगा और कांग्रेस हाईकमांड जो ठीक समझे वही होगा। लेकिन एक बहुत ही ये इलेक्शन में बार बार उभर के आया, जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति को संदेह नहीं होना चाहिए, बट बार बार एक सवाल उठाए इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन कितना न्यूट्रल है या निष्पक्ष है, क्योंकि ये बहुत सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है। और जो इलेक्शन कमिश्नर चुने जाते हैं, जो प्रोसेस था और जो बनाया गया, उस पे भी बहुत बड़े सवाल उठे हैं। और जो गए हैं हमारे कांग्रेस के और साथी छोड़ के दूसरे पार्टी को जमे हैं, लेकिन जो भी कांग्रेस हाईकमांड ठीक समझे और कांग्रेस की विचारधारा से लोग हैं, वो उन्हें सोचना चाहिए कि वो वहाँ दिल से है या प्रेशर से है। जो एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, सो बहुत लोग गए हैं प्रेशर के अंडर जाके भी। अच्छा, आपने बेंगलुरु सेंट्रल से इलेक्शन लड़ा, वहां से तकरीबन 3 मिनिस्टर थे आपके। उस हलके से जो है, उसमें जितने असेंबली हलके हैं उसमें तकरीबन मेजॉरिटी जो है कांग्रेस की थी। उसके बावजूद भी आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके क्या वजूहात देखते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन का भी उसमें कुछ रोल है? क्योंकि बहुत सी जगह इलेक्शन कमीशन का जो रवैया, जैसा कि आपने अभी पॉइंट आउट किया, कि कोई जो है एक गैर जानिबदार जो है जो रेफरी होता है उसका उम्मन नहीं रहा। देखिए, बैंगलोर सेंट्रल जो इलेक्शन में लड़ा, बहुत ही क्लोज इलेक्शन था। और जो हमारे जो कांग्रेस के एमएलए और मिनिस्टर थे, पूरे लोग बहुत कोशिश किए, लेकिन थोड़ी जगह हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। मेरे हिसाब से, मेरी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, फेक वोटर्स का एक बहुत बड़ा मसला भी था। क्योंकि ये हमें समय नहीं मिला, बट हमारी इनिशियल कार्रवाई से ये तो तय है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में फेक वोटर्स तो थे। और देश में अब एक क्या हुआ है, माहौल ऐसा बिगाड़ चुके हैं, लोगों में भी थोड़ी क्या था, कैंडिडेट को परखने में भी थोड़ा समय लगता है। और मैं लोगों का ने तो फैसला बता चुके हैं, लेकिन एक चीज तो बोलना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के साथी पूरी कोशिश किए और अच्छा इलेक्शन लड़े हम लोग। और अभी भी मेरा एक ही सवाल है, अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो तो बहुत सारे सीट में नतीजा दूसरा कुछ और हो सकता था, क्योंकि और ये डबल वोट्स और फेक वोट्स का बहुत ही गंभीर मामला है। इलेक्शन कमीशन को इसमें बहुत ही सीरियस देखना चाहिए, क्योंकि कुछ हलकों में 10 गुना 10 महीने में वोट एनरोलमेंट बहुत ही अजीब लगता है। तो ये आपने जो बताया, बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ निशानदही की कि फेक वोटर की मामला है, एक नई चीज आपने जो लेकर आई। तो आपको एक आइडिया है कि कितना होगा वो फेक वोट जो है जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचा? मेरे हिसाब से काफी तादाद में है, एक 40-50 हजार के तादाद में है। तो वो किस तरह से एंट्री किस तरह से हो गई उन लोगों वो की? क्या मैं अभी खुलासा नहीं करना चाहता। एक महीना 1.5 महीना देखेंगे, हम लोग तहकीकात कर रहे हैं उसकी। तो कैन यू मूव टू द कोर्ट अगर ये पता चलता है? डेफिनेटली, अगर पूरा विथ एविडेंस, तब 100% मैं कोर्ट मूव करूंगा। जी। तो एक सवाल ये भी है कि कर्नाटक में जो है कांग्रेस की हुकूमत थी, अच्छी खासी आप ने मेजॉरिटी के साथ जो तो हुकूमत बनाए वहाँ पर, और ये समझा जा रहा था, और आपके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो भी ऐलान कर रहे थे, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, जूम पर हो रही थी, कि 2/3 जो है तो सीट जो है वी आर गोइंग टू विन। लेकिन हुआ उस तरह से नहीं। क्या आपके ख्याल में मोहरकात रहे, क्या फैक्टर्स रहे इन्वॉल्व? ये जो है शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ, जबकि आपने बहुत सी जितने भी जो वादे किए थे उसको इम्प्लीमेंट भी किया आपकी हुकूमत ने। वो तो सही है, क्योंकि जो वेलफेयर स्कीम्स का वादा किया था हमने डिलीवर किया है, 5 गारंटीज डिलीवर किए हैं। और कांग्रेस हाईकमांड ने कमेटी बनाई है, जो वजह क्या हुआ, क्यों हम लोग जो एक्सपेक्टेशन था उस पर खरे उतर नहीं पाए करके, वो एक
कमिटी बनाए हैं। अभी 1 महीना लगेगा ये सब रीजंस इवैल्यूएट करने के लिए। आखिरी मेरा सवाल ये है कि कर्नाटक में मुसलमानों ने मुकम्मल तौर पर यानी बड़ी हद तक कांग्रेस का साथ दिया। अब वहां से आवाजें ये उठ रही है कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। टिकट भी एक ही दिया गया था, जबकि 2-3 टिकट का मुतालबा किया गया था। हुबली धारवाड़ से वो चुनकर आया करते थे सनदी साहब, वहां से आया करते थे। गुलबर्गा से तो वो तो एससी में चली गई, तो बीदर से मांगा जा रहा था। तो ये जो है यानी लव एंड हेट का जो रिलेशनशिप है, इसको किस तरह से ये करेंगे। और दूसरी जो मसाइल है, हिजाब वाला मामला है। अभी जो एक हिजाब लड़की को जो है तो वो नेट का एग्जाम देना चाह रही थी, उस दौरान जो है तो उसको हिजाब उतारने पर मजबूर किया गया। तो ये चीजें हो रही है वहां पर। देखिए, जो कर्नाटका की सरकार है उसे तो माइनॉरिटी वोटिंग और मुस्लिम वोटिंग बहुत बढ़ चढ़ के हुई। और जो ये बार अनफॉर्चुनेटली एक ही सीट दे पाए कर्नाटका में एमपी इलेक्शन के लिए। लेकिन आइंदा जाके इसमें जरूर सुधार होगा, क्योंकि जो एमएलसीज हैं, राज्यसभा हैं, बोर्ड और कॉर्पोरेशन है, वहां पर अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे इंशाल्लाह हमारे सबकी पूरी पार्टी की कोशिश है मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन दी जाए, क्योंकि ये बार का इलेक्शन भी ऐसा था कि डायनामिक्स बहुत थे। और बिकॉज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, पार्टी के जो लीडरान भी थे, उनमें भी एहसास था कि ज़्यादा सीट देने का लोकसभा में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दे नहीं पाए। बट एक वादा जो कम्युनिटी से है कि इन फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन ज़रूर मिलेगा करके तो वादा किए हैं हमें। और हालांकि दूसरे जो मसले हैं हिजाब का, और जहां पर वायलेशन हो रहा है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की भी नहीं जिम्मेदारी, हम जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स और लीडर्स हैं वहां पर, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि हम जहां जहां नाइंसाफी हो रही है कम्युनिटी के साथ, हमें प्रोटेक्ट करना है। वो एक बात जहन में आ गई, आपने एक जवाब में एक बात कही थी, पोलराइजेशन की जो बात कही थी। नई नस्ल को जिस तरह से बिगाड़ा जा रहा है, ये जो मसला है, जो फिरकावाराना जो है सब बंदी की जा रही है, फिरकावाराना जहनीत बनाई जा रही है, तो जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कांग्रेस हुकूमत, खासतौर से कर्नाटक की हुकूमत, और साउथ में तो उमन जो है फिरकावारियत को कभी जो है वो नहीं मिली है, खाद नहीं मिली है, जड़ें नहीं मिली है, लेकिन कर्नाटक में मिली है। तो इसको दूर करने के सिलसिले में, क्योंकि ये तो आइंदा के लिए आपको हमेशा जो है हर एक पार्टी को जो भी सेकुलरिज्म का वो नाम लेगी, उसके लिए इसको मुकाबला करना पड़ेगा। तो इसको किस तरह से आप न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं, कम से कम स्कूल की सतह पर? क्या कुछ है इस सिलसिले में? आपने कभी कोई मशवरा दिया हुकूमत को? क्योंकि ये एक संगीन मसला बन गया है। देखिए, ये एक दौर है जो हिंदुस्तान जैसे देश में इतने मसाइल आते हैं, दौर आता है, और ये दौर में अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ने माहौल इतना बिगाड़ चुका है। ये हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, सेक्युलर सेटअप है, और हिंदुस्तान एक गुलदस्ता की तरह है। सो इसीलिए कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है, जो सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं देश को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हर समय अब देखिए, हमारे कर्नाटका में भी स्कूल्स में अब कंपलसरी कर दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन सिखाना। जब कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक सवाल खड़ा करते हैं, ऐसे नतीजे निकलते हैं। और ये किया भी जाता है सियासी बेनिफिट के लिए, और सियासी एक पार्टी और सियासी बेनिफिट होगा, लेकिन देश को मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी वही देश को मजबूत करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। और अगर ये मजबूत हुआ तो आइंदा जाके 5-10 साल में इंशाल्लाह सब वापस कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो जाएगा और देश के हालात जरूर बदलेंगे। तो ये जो है स्कूल के सतह पर तो एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको तकरीबन सभी को लोग मालूम है, लेकिन जो जहर में जो पॉइजन भरा जा रहा है, जहर भरा जा रहा है, तो वो स्कूल की सतह से होता है। तो उस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? और कांग्रेस के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों की तरफ से बस आवाजें उठ रही है कि इतने
इलेक्शन के बाद से जो है मुसलमानों को जो है विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का निशाना बनाकर कहीं पर मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है, कहीं बुलडोज इनके मकानात किए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से यानी इंडिया अलायंस की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से कोई आवाज बुलंद नहीं हो रही। ये है मेरा। देखिए, एक चीज तो है, मॉब लिंचिंग और ये बुलडोजर डेमोलिशंस रुकनी चाहिए। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोर्ट्स हैं, लॉ है। बीजेपी के दौर में ऐसा हो गया, बीजेपी लॉ को भी नहीं मानती, कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानती, और जो हो रहा है, और जहां जहां मॉब लिंचिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। और अब एक इसमें मैं ब्लेम करता हूं, अपार्ट फ्रॉम बीजेपी, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी। ये एक सवाल कौन खड़ा करना है लोगों के सामने किसी भी, अब मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है मॉब लिंचिंग या डेमोलिशंस, इलीगल डेमोलिशंस, कोई भी एक प्रोग्राम किए हैं, क्या राइट के अंदर ये लोग ये डेमोलिशंस कर रहे हैं? कोई डिबेट नहीं होता, कोई सवाल नहीं होता, इसीलिए इन लोगों को इनके हौसले बढ़ जा रहे हैं। और क्या हो गया है, हुलिगन्स कहते हैं, ये हुलिगनिज्म हो गया है, देखते नहीं, लीगल है। अब फॉर एग्जांपल मॉब लिंचिंग का एक किस्सा ले लीजिए, क्या है मामला, क्या है वो देख के, अगर कोई गलत कर रहा है पुलिस को दे दो, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये कौन होते हैं? ये कुछ नहीं, थोड़े हुलिगन्स और हुंडे हैं जिसे बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं, और वो देश का वातावरण पूरा खराब कर रहे हैं। लेकिन एक चीज तो, कांग्रेस की जद्दोजहद जारी है, हम लोग इससे अपोज करते ही रहेंगे, और कभी भी हम लोग ये बोलेंगे इलीगल डेमोलिशन है। और मॉब लिंचिंग के लिए, अगर कोई मॉब लिंचिंग का केस हुआ, इमीडिएट इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि ये एक मिसाल बन जाए। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मंसूर अली खान साहब, जो कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया सतह के, जो मुल्क के हालात के बारे में तबसरा कर रहे थे और बता रहे थे कि ये जो वहाँ पर उनको जो शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उसकी वजह ये थी कि फेक वोटर की बड़ी वहाँ पर ज़्यादा तादाद थी। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे, बुलडोज़र के जो वाक़यात हो रहे हैं, उस पर कांग्रेस का रवैया जो है तो बिल्कुल साफ़ है, उसका मौक़िफ़ बिल्कुल साफ़ है, और कांग्रेस की तरफ से इसकी मुखालफत की जा रही है। और अलावा जी उन्होंने ये भी बताया कि कर्नाटक में जो है माहौल को, फिरकावाना माहौल को बेहतर करने के हवाले से भी कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।